सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास। नमस्ते सबको। एंड ये आपका सिलेबस पहले आप देख लो कौन सा है। देखो 805 कोड नंबर याद रखो, 805 आपका कोड है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, ये 50 मार्क्स का पेपर है। 40 आपको अटेंड करना है, 10 इंटरनल है जो कॉलेज खुद ही दे देगा मार्क्स आपके थ्योरी पेपर्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग। 40 में से भी बोल दूँ इस पेपर में ज़्यादा चांसेस रहता है। एक है कंटेम्प्रेरी, एक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और एक है 806 मतलब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये 3 पेपर थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें मार्क कम होते हैं या फिर बैक लगता है। ठीक है, पेडागोजी पेपर्स में बैक लगना नहीं चाहिए। 4-4 दिन का गैप है, 4-5 दिन का गैप है। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि मैम स्पेसिंग ज़्यादा रखना है, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, माइंड मैप्स नहीं बनाएंगे, तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग याद रखो। अच्छे से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे पेपर्स क्लियर होंगे। अभी ये चीज़ क्या है कि ये भी 1.5 मतलब 1.5 एन आवर का एग्ज़ाम होगा आपका, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। मतलब ये दोनों पेपर एट ए टाइम एग्ज़ाम है, एक ही दिन में एग्ज़ाम है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपका जितने बजे स्टार्ट होगा, 9:30 में स्टार्ट हुआ तो 9:30 to 11 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है। 11 से लेके 12:30 तक आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 पेपर एट ए टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन लगता है। अच्छे से सुन के अभी से, सपोज़ आज मैं 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो 2 क्वेश्चन कल तक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और इजी लगेगा। डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है, समझ जाओगे तो इजी ही लगेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड अभी हम चलते हैं सिलेबस डिस्कशन के नेक्स्ट में। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पेपर सब्जेक्ट पेपर है। कोर्स कोड 805 याद रखोगे क्योंकि कोर्स कोड लिखना पड़ता है एग्ज़ाम के शीट में। मैक्सिमम मार्क 50, थ्योरी 40, इंटरनल 10, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम। 2 यूनिट है, ओनली 2 यूनिट है। देखने से ही पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन हैं ना, देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन हैं 7, ओनली 7 दिख रहा है ना। 7 में से भी आपको मैं बोल दूँ ये दोनों एट ए टाइम प्रिपेयर करना है, एक साथ है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज़ है ना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सारे शॉर्ट हैं। सो मैं बोल दूँ क्या होगा कि आप सपोज़ कर रहे हो प्रिपेयर क्या कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 में से सोच लो, इतना इजी होता है क्योंकि यूनिट 1 में आपका क्या होगा, यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और में रहेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 प्रिपेयर कर लो एज ए लॉन्ग और एक को शॉर्ट करना। ठीक है, कोई 2 को प्रिपेयर कर लो लॉन्ग, एक को शॉर्ट करो। सो बस हो गया, वही सिलेक्टिव है आपके लिए। कोई भी अपने चॉइस से ये क्वेश्चन करोगे तो फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन जैसे कर लिया ये फिक्स्ड है। तो ये 2 क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, आपको लिखना है। कोई एक करके मत चले जाना, उसमें रिस्क होता है। ठीक है, सो 2 को लॉन्ग पे करना है, एक पे शॉर्ट करना है। वही इसमें 7 क्वेश्चन में कोई सिलेक्टिव्स नहीं होते हैं, प्रॉपर वे से बोला जा रहा है। सिलेक्टिव इतना खास नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी बोल दूँ, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ये दोनों को प्रिपेयर कर लो लॉन्ग में। इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड, पता है पहले टीचिंग मेथड ऐसा सब्जेक्ट है कि मेथड्स लिखने हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स लिखने हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के ना मैंने आंसर्स दिए हैं। फिर भी मैं ना एक चार्ट दूंगी आपको, ठीक है, टीचिंग मेथड का चार्ट बना के दूंगी, उसको बस याद करके जाना। वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपके पेडागोजी पेपर हर एक पेपर में काम आएगा, मतलब 4 पेपर्स में काम आ सकते हैं। सो उस अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स ऐसा पोर्शन है कि आपकी इस पेपर में 2 पेडागोजी में काम आएंगे, फिक्स्ड है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो फिर भी टीचिंग मेथड को शॉर्टकट प्रिपेयर करना है। एक एक टीचिंग मेथड जैसा लेक्चरिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर ग्रुप टीचिंग मेथड, या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्ले वे मेथड, तो वो मेथड्स के बारे में 1 पैराग्राफ करके लिखते जाना है। सो ऐसा हो गया यूनिट 1 के लिए। तो यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन मिले, बस 3 क्वेश्चन मिले। यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन है याद रखना, जो फिक्स बोल रही हूँ क्या क्या करना है, दिस वन एंड दिस वन। यूनिट 2 के लिए लॉन्ग में प्रिपेयर करो, ये दोनों को लॉन्ग में प्रिपेयर करो। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 4, उसमें से 3 लॉन्ग है, एक शॉर्ट ही है। जो ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक मैगजीन जर्नल है ना, सारे बच्चों ने आई थिंक टेक्स्ट बुक पढ़ा है। टेक्स्ट बुक का मैंने क्राइटेरिया दिया हुआ था, याद करो, पेडागोजी पेपर्स के लिए भी प्लस इस पेपर के लिए भी पढ़ाया है। उसी को क्या करोगे, बस इंट्रोडक्शन मैगजीन एंड जर्नल का याद रख लेना। बाकी का पोर्शन सेम लिखना है टेक्स्ट बुक के साथ। ठीक है, बाकी का पोर्शन पूरा एग्जैक्टली सेम लिखना है। तो ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है, फिर भी इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्स्ट बुक का इन्फॉर्मेशन मैंने जितना दिया है, 4 पेज आपका हो जाएगा आराम से।
बस मैगज़ीन जर्नल आता नहीं है, फिर भी अगर आया एंड आपको अटेंड करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे कि टेक्स्ट बुक जहाँ पे वर्ड था उसको इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक वर्ड वहाँ पे आप यूज़ करना मैगज़ीन और जर्नल वर्ड। बस इतना इतना करने से आपका ये क्वेश्चन पूरा अभी प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी रहा ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शन। मतलब सिलेबस टेक्स्ट बुक बनाने के लिए जो 2 एजेंसीज़ हैं उनके फंक्शंस के बारे में बताओ, उनके एजेंसीज़ के बारे में पूरा क्लियर बताओ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। एक है एनसीईआरटी, जो नेशनल लेवल जहाँ पे लिखा याद रखो वो एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी, ठीक है। एंड जहाँ पे स्टेट लिखा मतलब एससीईआरटी, एससीईआरटी, इतना याद रखना है, ठीक है। सो एनसीईआरटी एससीईआरटी ऐसा होता है जब यूनिट 2 से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग चेक भी करो तो ऐसा होता है जैसे कि ये 3 और 4 मेंशन है यूनिट 2 से क्वेश्चंस के लिए, तो दोनों में ही आ जाते हैं। एक में आता है एनसीईआरटी, नहीं तो दूसरे में आता है, मतलब एक में एनसीईआरटी दूसरे में एससीईआरटी, या फिर ऐसा भी होता है दोनों में एनसीईआरटी आ गया है रिपीट करके, तो आप स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी एससीईआरटी कंफर्म करना है और एक डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम सिलेबस करना है, क्योंकि करिकुलम सिलेबस बहुत सारे पेडागोजी पेपर में, हिंदी पेडागोजी पेपर में करिकुलम लिखा गया है, संस्कृत में करिकुलम मेंशन है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो करिकुलम सिलेबस पढ़ोगे तो आपके जो फिज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत सारे पेडागोजी पेपर्स में मेंशन्ड है, तो आंसर एट ए टाइम प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बोल दिया जा रहा है 3 और 4 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। 7 में से मैंने बस 2 आपको बोला शॉर्ट में करो। आप लोग जो बोलते हो ना मैम पर्टिकुलर बोल दो, पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं होता कोई, क्योंकि सोचो एक 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें और में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे 2 कंपलसरी आएगा, 2 कंपलसरी है 4 इंटू मतलब 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 4 8 मार्क्स का, तो वो तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लिखना पड़ेगा 2-3 पेज करके, वो कंपलसरी हो गया। उसके बाद देखो 32 मार्क्स का रह गया, वो 32 मार्क्स में यूनिट 1 में 16, यूनिट 2 के लिए 16 है। सो कोई 2 तो मेंशन होगा, 1 और 2 कोई एक करना है, 3 और 4 कोई एक करना है। तो ऐसे में आपको हर एक यूनिट से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट फिक्स रहता है, करके जाना पड़ेगा, बाकी शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। इतना ही है सिलेक्टिव्स। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहे हो जो पहले आया करता था, अभी के सिलेबस में मेंशन्ड है बट रेयर आता है, क्वेश्चन आता नहीं है। पैराडिज्म अगर क्वेश्चन करना ही है, पैराडिज्म में एक्चुअल में 5 क्वेश्चंस हो जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट में प्रिपेयर करो। पैराडिज्म सिर्फ बोलता है कि पहले से अब तक लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए हैं, पहले से अब तक सोशल साइंस में क्या चेंजेस आए हैं, पहले से अब तक इंग्लिश में क्या चेंज आया है, और हिंदी में क्या चेंज आया है, मैथमेटिक्स में क्या चेंज आया है। तो बोलूँ इस टाइप का आंसर आप कहाँ पे फिर से पढ़े हो, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन है ना, दिस वन, ये है ना, यही आंसर है। मैंने दोनों को मिला के ही आप लोगों को लिखवाया था, जैसे 2 क्वेश्चंस हो जाए, 2 क्वेश्चंस में लिख सको, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो हो जाएगा। लैंग्वेज का लिखेगा तो लैंग्वेज पोर्शन नॉलेज लिखो, करिकुलम लिखो, फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल पॉइंट से लैंग्वेज के बारे में मेंशन करो। फिर अगर मैथमेटिक्स लिखा तो मैथमेटिक्स साइंस के बारे में लिखना, सोशल कंटेक्स्ट पे लिखा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल कंटेक्स्ट के बारे में लिखना, हो जाएगा इतने में, ठीक है। अब आया क्लियर है, कहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट 4B पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके इस पेपर में देखो एक चीज़ है, आपका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का जो पेपर है उसमें आपने कितने क्वेश्चंस आपको मिले, टोटल मिले 7। पैराडिज्म शिफ्ट वाला क्वेश्चन को मर्ज किया गया, मतलब आपके इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स जो थे उसके साथ मर्ज किया गया, वही आंसर लिख देना, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.1 एंड 1.2 को एक साथ मिला के लिख रहे हैं, ठीक है। 1.1 भी आए तो यही आंसर बनाना है, 1.2 भी आए तो यही आंसर लिखना है, ठीक है। मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। एंड और एक पोर्शन में है आपका जैसे डिसिप्लिनरी नॉलेज का रोल क्या होता है, या स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक सब्जेक्ट्स में क्या क्या अलग है, या फिर आपके सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन जो बोला जाता है उसमें कंपैरिजन किया जाएगा, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन, द वर्ड डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन वर्ड है क्या है, देखो द वर्ड डिसिप्लिन विच वी आर रेफरिंग टू इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। हम जो भी डिसिप्लिन वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, अनुशासन, अनुशासन यहाँ पे शासन में रखना नहीं बोला जा रहा है, एक्चुअली बोला जा रहा है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो
उसका एक नियम होता है, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, लॉजिकल मैनर में पढ़ना पड़ता है, कोई तर्क संबंधित करके ही पढ़ना पड़ता है तार्किक अवस्था में। तो ये सब कुछ जुड़े हुए हैं एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ड भी जो डिसिप्लिन वर्ड हमने मेंशन किया है, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? एजुकेशन के साथ। स्कूल डिसिप्लिन रिलेट्स टू द एक्शन एंड द एक्टिविटीज़ टेकन बाय द टीचर। अगर मैं बोलूँ स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल में जो डिसिप्लिन कौन मेंटेन करवाता है? टीचर मेंटेन करवाता है। जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है या एक्शंस लेता है वो टीचर लेता है, या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर्स ही लेंगे या हायर अथॉरिटी लेंगे टुवर्ड्स ए स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्यों लेते हैं जान पा रहे हो? क्योंकि उनको कुछ स्किल सिखाना हो, या फिर उनको बताना है कि कैसे लीजर पीरियड का यूटिलाइजेशन करते हो, या कैसे सही समय का आप उपयोग करोगे, यूज़ करोगे, उसके लिए यूज़ होता है। तो इसलिए टीचर वहाँ पे शासन, अनुशासन में रखते हैं, शासन सहित रखते हैं कि तुमको ऐसा पढ़ना चाहिए, तुमको कोई मना नहीं है, तुमको फ्रीडम दिया जा रहा है स्टडी के लिए, टाइम वेस्ट के लिए नहीं। तो स्टडी ऐसे करना है। तो जो सीक्वेंस में वो स्टडी करता है या पढ़ता है या कुछ सीखता है लाइफ के लिए, जो चेंजेस आते हैं लाइफ में उसके वजह से, वो एजुकेशन का ही पार्ट है, वो पॉसिबल है टीचर्स के थ्रू। बट नाउ ए डेज, अभी के टाइम पे क्या बोला गया? डिसिप्लिन जो वर्ड है ना, ये जो डिसिप्लिन हमने वर्ड लिया वो क्या है? डिसिप्लिन वर्ड इज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी, स्टडी के फील्ड में जुड़ा हुआ है। द ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ड, ये इसका जो ओरिजिनेशन हुआ, जहाँ से इसका उद्भाव मतलब क्या बोलते हैं, उद्भावन हुआ है, या फिर ओरिजिनेशन, या फिर जहाँ पे ये निकला है, जहाँ से निकला है, यह अभी तक क्लियरली नोन ही नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियरली नोन और मेंशन्ड। ओके, डेफिनेशन क्या है? ऐसे ही डेफिनेशन लिखना है, बट एक चीज़ बोल दो, डेफिनेशन जब भी लिख रहे हो ना, यहाँ तक लिखना, ठीक है? जैसे ये ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज इज़ नोन एज डिसिप्लिन, तो यहाँ पे ये ब्रांच ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज नोन एज डिसिप्लिन, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऊपर ऐसे ही लाइन यहाँ से स्टार्ट करने, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन या फिर इन्वर्टेड कोमा में जो भी पॉइंट आया यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ऊपर के हेडिंग का हाफ तक ही जाता है। ठीक है, ये ट्रिक होता है बीएड में कि इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज, नॉलेज का या फिर लर्निंग का एक ब्रांच है। नॉलेज मतलब ज्ञान जहाँ से आप लेते हो, ब्रांच है जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं या अनुशासन बोलते हैं। नेक्स्ट चलो, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, नाम अच्छे से सुनना, हंसी लगेगा बट उसी से याद रखोगे, मोटिनी सैनी, मोटिनी सैनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोटिनी सैनी, ये डिसिप्लिन कैन बी डिफाइंड एज एनी कंपैरेटिवली सेल्फ कंटेन्ड आइसोलेटेड डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस विच हैज़ इट्स ओन कम्युनिटी एक्सपर्ट। अभी देखो, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? कम्युनिटी में रहते हैं। वी लिव इन ए कम्युनिटी, वी शेयर आवर नॉलेज विद ईच अदर और वी एक्सप्रेस आवर थाट्स एंड लर्न एवरीथिंग। हम जो भी सीखते हैं बाय एक्सपीरियंस, जो भी काम करते हैं उसी के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। सो ये बोला गया डिसिप्लिन, ऐसा समझा सकते हैं हम कि ये कंपैरेटिवली सेल्फ कंटेंट है। मतलब आप इसको सेल्फ कंटेंट की जगह पे सेल्फ सेंटर्ड भी लिख सकते हो, अपने ऊपर निर्भर करता है या अपने ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि आइसोलेटेड डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन जो एक्सपीरियंस लेता है उसका एक अलग सा ही भाग है, which has its own community expert, जिसके पास अपना ही कम्युनिटी एक्सपर्ट है, जहाँ से वो सीखता है, जहाँ से वो लर्न करता है। ठीक है, आगे चलो। मीनिंग, द वर्ड डिसिप्लिन मीन्स, ठीक है, द वर्ड डिसिप्लिन मीन्स ये ब्रांच ऑफ नॉलेज और फील्ड ऑफ स्टडी। ब्रांच ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक ब्रांच है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान का एक ब्रांच है, और फील्ड ऑफ स्टडी, स्टडी जो करे उसी का ही फील्ड है, एजुकेशन से रिलेटेड। द टर्म डिसिप्लिन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म, ये जो डिसिप्लिन वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन टर्म डिसिप्लिना से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? डिसिप्लिना, उस वर्ड से आया है। उसका मतलब क्या है? टीचिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। टीचिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, या फिर इंस्ट्रक्शन हो सकता है। सम सजेस्टेड वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से कुछ हमने वर्ड्स लिए हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक वर्ड है डिसिप्यूलस, डिसिप्यूलस मतलब हो गया पीपल, बच्चे, स्टूडेंट्स, लर्नर। डिसिपल का मतलब हो गया टीचर। तो क्या समझा हमने? डिसिप्लिना का मतलब है टीचिंग और लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, डिसिप्यूलस का मतलब है बच्चे, डिसिपल का मतलब है टीचर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेचर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर। ठीक है, अभी हम इसके कैरेक्टर्स मेंशन कर रहे हैं। जब कुछ नहीं आता हो दिमाग में, सिर्फ हेडिंग से आते हैं, तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन माइंड में आ रहा है उसको अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करना। कभी पेपर को ब्लैंक मत छोड़ना, बस सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाल के अपने ही वर्ड्स को प्रेजेंट करो, उसमें भी मार्क्स आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर अगर अच्छे मूड में रहेगा पूरा मार्क्स दे देगा। सो डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुमको ऑर्डर में रहना है, मतलब सीक्वेंस में रहना है, अपनी लाइफ को हैपोजिट नहीं करो,
सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, ये लर्निंग से जुड़ा है, अधिगम से जुड़ा है। इट इज़ रिलेटेड टू पुटिंग सम ऑर्डर टू लर्न, ये किससे और जुड़ा है, पुटिंग सम ऑर्डर टू लर्न, आपके ऊपर मैं कुछ ऑर्डर या सीक्वेंस डाल दूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप करके लर्न करना है। डिसिप्लिन इज मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्पस ऑफ लर्निंग, देखो डिसिप्लिन का मतलब है सम ऑर्गेनाइजेशन को हम तैयार करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, हम संस्था बना रहे हैं। कैसे पता है, जब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं ना तो हम लोग एक टीम बन जाते, ग्रुप बन जाते, उसके साथ और भी कुछ लोग जुड़ गए और जुड़ते गए तो एक संस्था बन गया, जहाँ पे हम लोग नॉलेज को दे रहे हैं और ले रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक वाला एक्टिविटीज़ चल रहा है, यही होता है पर्पस ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स सम एफर्ट्स मेड टू ऑर्गेनाइज टीचिंग, देखो मैं हमेशा आपको पढ़ाने से पहले बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स लगाती हूँ नोट्स बनाने में, कलेक्ट करने में। कभी कभी क्या होता है कि नोट्स कलेक्ट भी करना पड़ता है, बिकॉज इंग्लिश वाले नोट्स तो मेरे टाइम से मैंने बना के रखे, बट जब हिंदी का बात आता है तो उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो, कुछ इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि बाकी पेपर्स बहुत ईजी होते हैं बट कुछ कुछ पेपर्स के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, तो अरेंज करना पड़ता है कि ईजीली वो भी समझ सके, ईजीली उनको भी हेल्पफुल हो। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टीचिंग को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला, तभी जाके वो बनता है क्या कि प्रॉपर वे से या ऑर्गेनाइज टीचिंग बनता है, ठीक है। अभी जो इतना रिलैक्स होकर आप लोग अभी पढ़ रहे हो, या फिर थोड़ा सा जो 2 दिन के बाद आप लोगों के दिमाग थोड़े से शांत हो गए, क्या हुआ बताओ, मैंने इतना समझाया, मोटिवेट किया, नोट्स थोड़े थोड़े करके समझ रहे हो, हैंडल कर रहे हो खुद को, नहीं ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पास हो जाएंगे, तो ये ऑर्गेनाइज चल रहा है, अपने दिमाग में ही आप सारे आइडियाज़ को, सारे इनपुट को डाल के आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो वैसे टीचिंग में भी होता है, लर्निंग में भी होता है, ठीक है, वही डिसिप्लिन है। अभी जो शांत होकर बैठ के सब कुछ समझ रहे हो एंड ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यही डिसिप्लिन है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अभी बता दिया। इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, आप जो नॉलेज को प्रोसेस करते हो या फिर नॉलेज को तैयार कर रहे हो, ये इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिडक्शन ऑफ मोर नॉलेज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, देखो जो नॉलेज पहले से मौजूद है उसको कौन सा नॉलेज बोलोगे, कौन सा ज्ञान है, वो पूर्व ज्ञान है, उसको इंग्लिश में हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज और द प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं, जो अभी तक भी वैल्यूएबल है एंड काम में भी आ रहा है, बहुत ही हेल्पफुल भी हो रहा है। सो जो नॉलेज आपके पास ऐसे अननेसेसरी प्रेजेंट है, कोई काम में नहीं आता, क्या हम उसको रखें अपने पास, नहीं, उसको डिलीट कर देना है, डिडक्शन करना है एंड नई आइडियाज़ जो अभी से जुड़े हुए हैं या फिर अभी के प्रेजेंट मोमेंट पे जो एक्टिविटीज़ या इंपॉर्टेंस है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको समझ के करना है, ठीक है, उसी के साथ रिलेट करके, मतलब ओल्ड आइडियाज़ जो अननेसेसरी हैं उसको हटा देना है और नए आइडियाज़ के बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग वर्क पे चल रहा है उसी आइडियाज़ को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइज करना है। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लर्निंग, ये लर्निंग प्रोसेस के साथ जुड़ा है, या फिर जस्ट लाइक एनहांस एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देता है। इट इज़ रिलेटेड टू लर्नर, टीचर एंड एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, लर्नर्स के साथ भी, टीचर के साथ, जो एक्सपर्ट्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ जुड़ा है। इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, ये क्या समझाता है कि आप नया जो ज्ञान बनाते हो, जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हो ना तो आप नए नए ज्ञान बनाते हो, बहुत ज़्यादा ही ज्ञान बनाते हो या नया नॉलेज कैरी करते हो। इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज ग्रोज एंड एक्सपांड्स, ये और भी क्या बता रहा है कि ये बता रहा है अगर इसको सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो नॉलेज हमारा बढ़ता है और एक्सपांड होता है, नॉलेज बढ़ते जाएगा, उसका दायरा भी बढ़ेगा, वो बड़ा होते जाएगा आकार में। इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज इज़ नॉट फाइनल, ये भी बता रहा है कि नॉलेज जो ज्ञान ले रहे हो ना वो कभी फाइनल नहीं है, ज्ञान कभी अंत ही नहीं होता ज्ञान का, अभी ले रहे हो और भी लेना है, आगे और भी जाना है और सीखना है, तो सीखना जब खत्म नहीं हो रहा तो ज्ञान कैसे खत्म होगा, तो ज्ञान या नॉलेज इज़ नॉट फाइनल। इट इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें वर्गीकरण भी होता है, क्योंकि चीज़ें, नॉलेज अलग अलग क्लास के हो सकते हैं, वर्ग के हो सकते हैं और अलग अलग कंसेप्ट से जुड़ा हुआ रह सकता है, इसलिए ये क्या नीड करता है, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण। इट इज़ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी ये कैरी करता है, बॉडी बोला गया मतलब उसका कोई एंटिटी या आकार होगा, कुछ अमाउंट होगा। इट हैज़ थ्योरीज एंड कंसेप्ट, इसके अपने थ्योरीज एंड कंसेप्ट भी है। इट हैज़ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ टर्म्स या नाम भी इसमें मौजूद है, ठीक है, नाम भी इसमें मौजूद होंगे, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी या नाम भी मौजूद होंगे। इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज़ रिसर्च, इसका अगर कोई भी छोटा से छोटा उद्देश्य तक आप पहुँच रहे हो या मुख्य उद्देश्य तक पहुँच रहे हो, वो होता है रिसर्च करना, मतलब खोज करना, पुनः खोज करना, खोज के बाद खोज करना, मतलब ऊपर ऊपर और भी अंदर से, ऊपर से लेके अंदर तक खोज करना, ऐसा डिटेल में रिसर्च करना, सर्च का और मतलब जब सर्च के ऊपर सर्च करते हो दैट इज़ द रिसर्च। इट हैज़ गॉट
डेफिनेट मैथडोलॉजी रिसर्च। तो देखो इसके पास अपना क्या रहता है कि मैथडोलॉजी, मैथड्स होते हैं, इसलिए एमर्जेंस ऑफ मैथड्स जो लिखा गया है उसी के लिए लिखा गया कि डिसिप्लिन के थ्रू हम जो रिसर्च करते हैं और एक के बाद रिसर्च करते जाते हैं वो कोई एक मैथड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, मैथडोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नीड्स ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्यों चाहिए? डिसिप्लिन इज यूज फॉर मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्पस ऑफ लर्निंग। अब ना ऊपर जो पॉइंट पढ़े थे ना उसको फिर बस क्या करना है, आगे पीछे करना है, उसको बस आगे पीछे करना है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज यूज फॉर मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्पस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के पर्पस को लेके हम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए क्या बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द लर्निंग प्रोसेस एंड एनहांस एजुकेशन। अभी पढ़ के आए थे, याद करो, उसी पॉइंट्स को लेके हमने ये फिर से लिखा है। ठीक है, इसलिए बोला इजी लगेगा। इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज को प्रोसेस करने के लिए चाहिए। मतलब देखो आपके पास जो ज्ञान है क्या आप उसमें सीमित रहोगे? नहीं, उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे आगे और आगे बढ़ाना है। जैसे ब्रांचेस कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे एक पेड़ अगर नेचुरल वे से डेथ नहीं होता या फिर हम नहीं मारते तो वो जैसे ग्रो ही करते रहता है, वैसे ज्ञान को भी बढ़ाना पड़ता है, इसलिए ये ज्ञान के प्रोसेसिंग के लिए भी चाहिए। इट इज़ यूज टू इन्वॉल्व डिडक्शन ऑफ मोर नॉलेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो पहले से मौजूद है उस नॉलेज का आप यूज़ करेंगे और पूर्वक जो ज्ञान था अगर नहीं चाहिए उसको डिडक्ट करेंगे। डिसिप्लिन वही पॉइंट्स पे आ गया। अच्छा चलो, डिसिप्लिन और क्या करता है ना, डिसिप्लिन यूज टू ग्रोज एंड एक्सपांड नॉलेज, नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए चाहिए। इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, हम सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, ज्ञान को वर्गीकरण करने के लिए इसका व्यवहार करते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। देन इट इज़ नीडेड फॉर इट बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो ये आपके ना कुछ स्पेशल, सबका एक स्पेशल एक्टिविटी होता है। ऑब्वियस है हम सब अलग हैं तो हमारे स्पेशल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, तो स्पेशल क्रिएटिव आइडियाज़ भी हमारे पास होंगे, तो ऑब्वियस उस ज्ञान को भी आगे बढ़ाने के लिए ये चाहिए। डिसिप्लिन यूज फॉर मेकिंग थ्योरीज एंड कंसेप्ट एंड थ्योरीज को बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। एंड इट इज़ यूज फॉर डेफिनेट मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च, वही पॉइंट है। इट इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान बनाने के लिए ये चाहिए। ठीक है, वही सेम पॉइंट्स को लिखा बट रिपीट किया बस। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन आता है क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन भी ऐड करना है एंड आंसर को नियर अबाउट, मैंने आपको पहले ही बोला कि 7 से 8 पेज बनाने हैं, तो इसलिए आपको जो नोट्स मैं लिखा के दी, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे लिख के दी हूँ या लिखवाया है, वो नोट्स सारे 7 to 8 पेजेस के ही हैं। ऑब्वियस एक आध क्वेश्चंस क्या होते हैं जैसे शॉर्ट के बेसिस पे हैं तो उसको मैं 3-4 पेज में ही आपको छोड़ती हूँ, क्योंकि उनको अटेंड करने से भी मार्क्स उतने नहीं आते, इसलिए उसको ज़्यादा मत करना। ठीक है, अब देखो एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है। हमने तो डिसिप्लिन समझ लिया कि डिसिप्लिन बहुत सारे काम करते हैं। अब एकेडमिक बेसिस पे, मतलब एजुकेशन एंड स्कूलिंग के बेसिस पे आप यूज़ करेंगे, जैसे हो गया यूनिवर्सिटी लेवल में या स्कूल लेवल में हम कैसे यूज़ करें। सो इसका इंट्रो एंड मीनिंग देंगे। सो इन आवर एजुकेशन सिस्टम वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। अरे डिसिप्लिन का मतलब एकेडमिक में, स्कूल में होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसको बोला जाता है डिसिप्लिन। ठीक है, सो इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे बहुत वेराइटीज़ के एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं। जैसे हो गए, हम सब्जेक्ट्स के नाम बोलेंगे लाइक साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, पॉल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो जितने हैं आप सारे सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन कर दो। द टर्म एकेडमिक डिसिप्लिन, ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन जो टर्म हमने मेंशन किया, ये क्या बताता है? दैट इनकॉर्पोरेट्स मेनी एलिमेंट्स, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों को लेके, ऑब्जेक्टिव्स को लेके ये चला है। वट एवर वी डिस्कस्ड एबव, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं डिसिप्लिन पार्ट में। सो आप बता सकते हो जो हिस्ट्री आपने अभी तक पढ़ा अपने लाइफ में, तो सारे आपको नहीं लगते हैं कि ये रिसर्च किसी ने किया होगा एंड कंसेप्ट एंड बुक बनाया होगा? ऑब्वियस लगता है ना, कोई मेथड्स के थ्रू उसने प्रिपेयर किया होगा। तो सोचो सारे जो बुक्स हैं वो छोटे से लेके बड़े तक जो भी आप क्लासेस में पढ़ते हो, तो एवरी टाइम थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आपको स्पेसिफिकेशन किया जा रहा है नॉलेज के लिए कि ज्ञान को और बढ़ाना है और ज्ञान संबंधी जितनी चीज़ें हैं उसको एक्सपांड करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम इट हैज़ ऑल्सो बिकम ए टेक्निकल टर्म, ये एक टेक्निकल टर्म भी है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये लर्निंग में यूज़ हो रहा है तो टेक्निकल टर्म हो गए। प्लस इसको ना प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज के लिए हम सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज सिस्टम में ही जाना पड़ता है सिस्टमैटिकली, इसलिए एकेडमिक सेटिंग्स में हमें आगे बढ़ने के लिए ये चाहिए। द एकेडमिक डिसिप्लिन वर्ड, ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन वर्ड है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन 1970s।
तो 1970s के पीरियड में ये डिस्कवर्ड हुआ था एंड यूज्ड इन डिसिप्लिनराइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए और डिसिप्लिन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के वेरिएशंस लाने के लिए बनाया गया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन देखेंगे। सो एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए ब्रांच ऑफ लर्निंग, ये एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है और स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन है। स्कॉलरली मतलब जानते हो, विद्वान लोग जो किए हैं स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब जो रिसर्च करते हैं और रिसर्च को आगे लेके जाते हैं, वो सब स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना। दैट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर देता है। ये डिसिप्लिन इज ए फील्ड और ब्रांच ऑफ लर्निंग, एक फील्ड है या ब्रांच ऑफ लर्निंग है एफिलिएटेड विथ एन एकेडमिक डिपार्टमेंट, ठीक है। डिसिप्लिन लर्निंग का ही एक ब्रांच है जो कि जुड़ा हुआ है एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ, मतलब स्कूल्स में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एजुकेशन को आगे बढ़ाता है, जैसे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ये डिसिप्लिन इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो हम लोग जैसे पीएचडी करते हैं या फिर एमफिल करते हैं, मतलब हम लोग जो आगे पढ़ना चाहता है और हायर पोस्ट डॉक किया जाता है, ये जितने भी हैं वो सब के लिए भी ये हेल्प करता है, प्लस नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। तो रिसर्च, ट्रेनिंग, एकेडमिक एंड स्पेशलिस्ट बनाने के लिए ये हेल्प करेगा। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज़ टॉट इन द क्लासरूम, ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का एक ब्रांच है जो कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जो कि आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, स्पेस साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ए डिसिप्लिन इज ए सब डिविजन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को अगर भाग करोगे, तोड़ोगे, तो उसमें से आपको मिलेगा एक एक पार्ट, दैट इज द सब डिविजन। डिसिप्लिन का भाग, मतलब भाग का भी और अंदर अंदर जाना है, छोटे छोटे भाग मिलेंगे, खंड मिलेंगे। दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड। ये डिसिप्लिन इज ऑल्सो नोन एज फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ रिसर्च, फील्ड ऑफ इंक्वायरी। हम लोग इसको फील्ड ऑफ स्टडी भी बोल सकते हैं, स्टडी का एक पार्ट है, रिसर्च का भी एक पार्ट है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का भी एक पार्ट है। ए डिसिप्लिन इज मल्टी डिसिप्लिनरी, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट से इंटरलिंक्ड भी होता है। इंटरडिसिप्लिनरी है, फिर से बोला गया सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं यहाँ पे। ट्रांसडिसिप्लिनरी है, मतलब एक सब्जेक्ट से ही बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, तो ट्रांस है। क्रॉस डिसिप्लिनरी है, जो एक सब्जेक्ट में रहते हुए भी दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट से खुद को कनेक्ट कर सके, उसको क्रॉस डिसिप्लिनरी बोला जाता है। अभी बेसिक अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन, पता है, मतलब डिसिप्लिन को अगर एक मतलब एक्सेप्ट करना ही है और लेना ही है, सीखना ही है, तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं मैम। यस, चलो। सो बेसिक अप्रोच में ये हुआ कि एफर्ट्स, पहले तो बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आफ्टर दैट परफॉर्मेंस आप परफॉर्म करोगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बिकॉज आपने डिसिप्लिन में यही समझा कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है या संस्था में एक साथ चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। देन खुद के बारे में सोचोगे, संस्था हो गया, फिर इंडिविजुअल सोचोगे, तो इंडिविजुअल गोल। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है, अभी मैं ना डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स निकाल के लाऊंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को भी निकाल के लाऊंगी। सो बिगलेन एक पर्सन है जिन्होंने बुक लिखा था द बुक ऑफ डिसिप्लिन, बिगलेन ने एक बुक लिखा था बुक ऑफ डिसिप्लिन। अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने देखा है प्रीवियस ईयर का, जो मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही अच्छे वाले वीडियोस वो भी हैं, तो वहाँ पे भी मेंशन है क्या, बिगलेन का कंसेप्ट मेंशन होगा एंड उसी को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन वाज डिस्कवर्ड बाय बिगलेन, जितने भी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन हैं उन्होंने बिगलेन ने डिस्कवर्ड किया था एंड एक बुक में उन्होंने लिखा था, बुक का नाम है द बुक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ये पॉइंट देखना, ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले तो ये फर्स्ट कैटेगरी बोल रही हूँ मैं, हार्ड एंड सॉफ्ट होता है या पैराडिग्मेटिक एंड प्री पैराडिग्मेटिक होता है। हार्ड और सॉफ्ट होगा, या फिर हार्ड को बोल सकते हो पैराडिग्मेटिक, सॉफ्ट को बोल सकते हैं प्री पैराडिग्मेटिक। हार्ड में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जस्ट लाइक द नेचुरल साइंस, मोर रेस्पेक्टेड एंड फोकस एंड प्रोड्यूसिंग जर्नल। नेचुरल साइंस उसका सब्जेक्ट का नाम हुआ एंड जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, ज़्यादा उसके ऊपर जर्नल्स आते हैं या फिर आर्टिकल्स आते हैं, उसको हार्ड सब्जेक्ट और पैराडिग्मेटिक सब्जेक्ट्स बोलते हैं। प्री पैराडिग्मेटिक सब्जेक्ट जो लेस रेस्पेक्टेड होता है या फोकस ज़्यादा नहीं किया जाता, टीचिंग में ही यूज़ होता है एट्सेट्रा, उसको लेस और प्री पैराडिग्मेटिक और सॉफ्ट सब्जेक्ट बोलते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज ह्यूमैनिटीज़। अभी चलो नीचे कि हम सब्जेक्ट को और किस ब्रांच में डिवाइड करते हैं, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर एंड अप्लाइड, तो प्योर एंड अप्लाइड में क्या है, प्योर सब्जेक्ट कौन सा है ना, जो थियोरेटिकल होता है एंड एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स थियोरेटिकल होने के साथ भी वो प्रैक्टिकली हमें अपियर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है सीखने के लिए। अप्लाइड क्या होता है, जो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होता है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ITI, ये सारे आपके अप्लाइड हैं।
अभी अगेन सब्जेक्ट को हमने लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिविंग बायोलॉजी, नॉन लिविंग आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री जियोग्राफी। बायोलॉजी में प्लांट्स एनिमल्स हैं, लिविंग है, इसलिए बायोलॉजी को लिविंग में रख दिया गया। ये हो गया सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब देखो मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग, ये अगेन 3 टाइप्स होता है। प्रिवेंटिव टाइप क्या होता है ना, फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ए मोटिवेटिंग करिकुलम व्हिच कैन ग्रैब द इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टूडेंट स्टडीज। देखो फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मोटिवेटिंग करिकुलम, ऐसा करिकुलम बच्चों को देंगे अगर बच्चों का कुछ भी प्रॉब्लम है वो चीज़ मतलब ठीक हो जाए, करेक्ट हो जाए, प्रिवेंशन हो जाए एंड हम बच्चे इंटरेस्ट देना स्टार्ट करें किधर, पढ़ाई में। तो बच्चों का इंटरेस्ट को ड्रॉ आउट करने के लिए ऐसा करिकुलम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका करेक्टिव, सो डीलिंग विद द प्रॉब्लम डायरेक्टली। टीचर्स यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ डील करेंगे, डायरेक्टली डील करेंगे। सपोर्टिव क्या होता है, असिस्ट द मिसबिहेविंग ऑफ द स्टूडेंट विथ सेल्फ कंट्रोल टू हेल्प देम गेट बैक ऑन द ट्रैक। सपोज एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदमाश कर रहा है या फिर आप गलत रास्ते पे हो, तो आपको मैं कैसे करूँ, मारूंगी पीटूंगी कुछ भी नहीं, डांटना है डांट सकती हूँ, बट आप देखा गया कि आप क्योर नहीं हो रहे हो, ठीक नहीं हो रहे, तो आपको पहले सपोर्ट किया जाएगा आपकी एक्टिविटीज़ में। आप क्या करोगे, मुझ पर ट्रस्ट, तो एज ए टीचर मैं आपकी ट्रस्ट पहले विन कर ली, मतलब ओन कर लिया। अभी ओन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से ठीक होगा, एंड धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स बता के, एक्टिविटीज़ करवा के उनको ट्रैक में वापस ले आना, कंट्रोल करने के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपके सब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज से डिवाइड किया गया है। अभी लास्ट पॉइंट पे है एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, करिकुलम या स्कूल सब्जेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस आपका एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आता है और इसी का ही पार्ट है, इसी एक लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखोगे, पूरा प्रैक्टिस करो आराम से और वैसे ही लिखोगे। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखना, एकेडमिक डिसिप्लिन बोला गया, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एंड पहला एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसके बाद स्कूल सब्जेक्ट और करिकुलम, कभी कभी इन्फॉर्मेशन करिकुलम रिलेटेड भी दिया जाता है, स्कूल सब्जेक्ट ही लिखो। ऑरिजिन, पहले ऑरिजिन लिखते हैं। तो एकेडमिक डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिसर्च। एकेडमिक डिसिप्लिन कोई एक पर्सन नहीं निकालते, बहुत सारे लोग हैं रिसर्च के ऊपर रिसर्च करते हुए इसको निकालते हैं। और डेफिनाइट डायरेक्शन इन ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन में डेफिनाइट उसका डायरेक्शन रहता है। स्कूल सब्जेक्ट क्या है, डिराइव फ्रॉम देयर इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। स्कूल सब्जेक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का ज्ञान बच्चों को देने के लिए ही बनता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। सपोज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जो पास्ट में हो चुका है उसका ज्ञान देने के लिए ही वो बना। जियोग्राफी, लोकेशन या फिर चीज़ों के बारे में जानना या आसपास के सॉइल के बारे में जानने के लिए बना। साइंस से हम लोग लॉजिकल और फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम्स, नंबर का यूज़, प्राइम नंबर, ऐसे चीज़ों को जानते हैं। सो ऐसे डिफरेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब डेफिनेशन में एकेडमिक डिसिप्लिन का देखो, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट और रिसर्च एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के पार्ट में ही रिसर्च किया जाता है, ये भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ये भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है आपका जो स्कूल सब्जेक्ट होता है, बट स्कूल में ही इसको यूज़ किया जाता है। ये हायर एजुकेशन में, ये स्कूल में। गोल क्या है इसका, ये डिसिप्लिन प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूसेस एकेडमिक्स और स्पेशलिस्ट, मतलब एक ट्रेंड टीचर बनाना, रिसर्चर बनाना या फिर एक स्कॉलर बनाना, एक स्पेशलिस्ट पर्सन बनाना जो कि बहुत ही नॉलेज कैरी करता है, ऐसा बनाना उसका मेन गोल रहता है। बट स्कूल सब्जेक्ट का नॉलेज क्या होता है ना, पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में नॉलेज देना चाहिए उसी सब्जेक्ट के बारे में वो एजुकेशनल पर्पस में यूज़ हो सके, इसलिए नॉलेज देता है। एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। लोगों को हम क्यों एकेडमिक डिसिप्लिन को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए ना, एकेडमिक डिसिप्लिन से हायर एजुकेशन लोगों को मिलता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक नॉलेज, और भी डिटेल नॉलेज उसका डेवलप्ड होगा। एम्स एट सोशल रिफॉर्म्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन। स्कूल सब्जेक्ट क्या बताता है कि आपको बस सोशल, समाज को कैसे परिवर्तन करना है और बनाना, इसी को सीखना चाहिए। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या बोलता है, आपको पूरे वर्ल्ड को कैसे संभालना है और ज्ञान लेना और आगे बढ़ना, वो समझना है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मतलब स्कूल सब्जेक्ट आपका छोटा है, एकेडमिक डिसिप्लिन बड़ा है। कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ, डिसिप्लिन टॉट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। डिसिप्लिन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस टाइप के डिसिप्लिन को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ में। और इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा, जैसे कि लॉयर और टॉट इन ए स्कूल में पढ़ाते हैं। नेचर क्या है,
लेस स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एकेडमिक डिसिप्लिन में स्कोप कम रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है, क्योंकि चेंज ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी नॉलेज में आगे बढ़ना रहता है। ये क्या करता है, बच्चों में डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एटीट्यूड और डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स का डेवलप करता है स्कूल सब्जेक्ट्स के थ्रू। स्कोप क्या है, स्कोप विद इन दी सब्जेक्ट। देखो एक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उसका ना कुछ एक वैल्यू तो होगा, उसका कुछ नीड होगा कि कुछ चीज़ों को बढ़ाना है। तो एज कम्पेयर टू स्कूल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नैरोड पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर टू द स्कूल सब्जेक्ट। देखो ये इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा नैरो रहता है, क्योंकि हायर ए में जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही बस पढ़ते हो। बट इसमें क्या है बताओ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर वर्क में देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, बट वर्क में ये बहुत आगे है, ये पीछे है और छोटे लेवल में ही है। देन टाइप क्या है, डिसिप्लिन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थियोरिटिकल बैकग्राउंड। डिसिप्लिन में क्या रहता है, थियोरिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब थ्योरीज तो होंगे ही, रिसर्च और ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्कूल सब्जेक्ट में क्या होता है, ये ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट है जो पहले से चला आ रहा है और डायरेक्टली रिलेटेड होता है, रिलेशन रहता है देयर पेरेंट्स एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब जो पूर्व से पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट उसका बेस है वहाँ से ही जुड़ा हुआ है। करिकुलम कैसा होगा ना, सेम विथ एम, जो आपने एम लिखा ऊपर उसके साथ ही सेम है। और ये कैसा करिकुलम है, लर्नर सेंटर्ड एंड टीचिंग सब्जेक्ट्स। एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब कहाँ पे यूटिलाइज होता है, तो एकेडमिक डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन में यूज़ होता है, हायर इंस्टीट्यूशंस में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे बस स्कूल सब्जेक्ट स्कूल में ही होता है। अगर डेवलपमेंटल फेज़ देखा जाए तो ये सेकंड फेज है, क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही हम यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट फेज स्कूल सब्जेक्ट्स वाले हो गए, सेकंड फेज हो गया आपका हायर और एकेडमिक डिसिप्लिन। आउटकम मतलब रिजल्ट क्या आया ना, गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्किल। बच्चों में स्पेशल स्किल, रिसर्चर, स्पेशल पर्सन, प्रोफेशनल और वोकेशनल स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ होता है ना, द रिजल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए बेटर सिटीजन। मतलब आप स्कूल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बेटर पर्सन बनोगे, सिटीजन बनोगे जो सोसाइटी में एडजस्ट कर सकता है, और रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक ये सारे स्किल सीखोगे LSRW। स्कोप इज़ वास्ट सिंस द एम इज़ ब्रॉड बेस्ड, मतलब इसका स्कोप बड़ा है, स्कूल सब्जेक्ट का स्कोप बड़ा है, बट वो स्कोप ना बस सोसाइटी तक लिमिटेड है या फिर रिलेशन तक लिमिटेड है। इसका स्कोप क्या है, इसमें आप खुद को एनहांस कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एकेडमिक डिसिप्लिन में। जैसे ITI इंजीनियरिंग, आप क्या करते हो, वोकेशनली खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लास्ट, करिकुलर डिस्कोर्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, नॉट लर्नर सेंटर। ये लर्नर सेंटर नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही होता है। ये लर्नर सेंटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये वोकेशनल सेंटर्ड है, स्किल सेंटर्ड है एंड लिमिटेड टू स्कूल। ये स्कूल सब्जेक्ट्स वाला सिर्फ स्कूल्स में ही होता है। सो इतना है आपका 1.1 एंड 1.2 को मिला के आंसर। दोनों क्वेश्चन का एट ए टाइम लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आए यही आंसर यहाँ तक कंप्लीट करना है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.